बंगाल चुनाव 2026 और दूसरे चरण की वोटिंग खत्म। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, यानी एक ऐतिहासिक चौथी पारी, या फिर कोई बिल्कुल नई सरकार सत्ता में आकर सबको चौंका देगी। इस डीप डाइव विश्लेषण में हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए फेज 2 की वोटिंग का एकदम निष्पक्ष और बारीकी से पोस्टमार्टम करेंगे। जानेंगे कि इस बम्पर वोटिंग का सीधा फायदा किसे हो रहा है और एग्जिट पोल्स के वो हैरान करने वाले आंकड़े आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक वोटिंग डेटा से, फिर समझेंगे इस भारी मतदान के असली मायने क्या हैं। इसके बाद बात करेंगे हॉट सीट्स की उस रोमांचक लड़ाई की जिस पर सबकी नजरें हैं। फिर आएंगे एग्जिट पोल्स की कांटे की टक्कर पर और आखिर में देखेंगे कि जमीन पर असल हकीकत यानी ग्राउंड रियलिटी क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, ऐतिहासिक वोटिंग डेटा। देखते हैं कि आखिर बंगाल में कहां और कितनी भारी संख्या में वोट पड़े। देखिए, इस दूसरे और अंतिम चरण में कुल 142 बहुत ही क्रूशियल सीटों पर वोट डाले गए। और ये सीटें कोई ऐसी वैसी सीटें नहीं हैं। इनका फैलाव कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना से लेकर नदिया और पूर्व बर्धमान जैसे बड़े जिलों तक है। इसे सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र मत समझिए, ये असल में सत्ता की चाबी है। शहरी इलाकों से लेकर दूर दराज के गांव तक इन्हीं जिलों का मूड आमतौर पर यह तय कर देता है कि कोलकाता की गद्दी पर कौन बैठेगा। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 92.47%। दोनों चरणों को मिला दें तो वोटिंग का आंकड़ा यहां तक पहुंच गया है। अकेले दूसरे चरण में ही करीब 91.66% वोटिंग हुई है। सीरियसली, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये बंगाल के चुनावी इतिहास के सबसे बड़े टर्नआउट्स में से एक है। इतनी भारी तादाद में लोगों का घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाना यह बिल्कुल साफ कर देता है कि वोटर इस बार बदलाव या फिर स्थिरता को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लेकिन रुकिए, जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो है 93% महिला मतदान का आंकड़ा। 93%, मतलब महिलाओं ने वोटिंग के मामले में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। और हम सब जानते हैं कि राजनीति में जब आधी आबादी इतने आक्रामक और निर्णायक तरीके से बाहर आती है तो बड़े बड़े समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। यह एक ऐसा डेमोग्राफिक शिफ्ट है जो इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। आखिर इतने बम्पर टर्नआउट का मतलब क्या निकाला जाए, इसका फायदा किसे होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय पूरी तरह से बटी हुई है। एक तरफ बीजेपी और कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि इतना भारी मतदान साफ तौर पर एक विशाल एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है। उनका कहना है कि ग्रामीण और बॉर्डर इलाकों का जो साइलेंट वोटर है ना, वो इस बार बदलाव के लिए खुलकर बाहर आया है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का नजरिया एकदम अलग है। उनका तर्क है कि बंगाल में तो वैसे भी वोटिंग हमेशा हाई ही रहती है और जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और अल्पसंख्यक बाहर आए हैं वो दरअसल उनके मजबूत जमीनी संगठन और ममता बनर्जी की नीतियों पर भरोसे की पक्की मोहर है। खैर, अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भारी मतदान उन हॉट सीट्स पर कैसा दिखा जहां दिग्गजों की साख सीधे सीधे दांव पर लगी थी। अगर हम इस चुनाव के सबसे बड़े शोडाउन की बात करें तो वो भवानीपुर की टक्कर थी। ये कोई आम सीट नहीं है, ये ममता बनर्जी का सबसे मजबूत और अजेय किला माना जाता है। उनकी साख का सीधा सवाल है और यहीं पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने सीधे चुनौती देकर मुकाबले को एकदम हाई वोल्टेज कर दिया। टीएमसी और बीजेपी के बीच की ये सीधी और आक्रामक टक्कर सिर्फ भवानीपुर तक नहीं रुकी, इसका पूरा असर कोलकाता और दक्षिण बंगाल की कई शहरी सीटों पर भी साफ महसूस किया गया। वोटिंग तो हो गई, लेकिन अब चलते हैं चौथे सेक्शन की ओर, जहां एग्जिट पोल्स के आंकड़े एक बेहद कांटे की टक्कर की कहानी बयां कर रहे हैं। ये आंकड़े देखिए, जीत का अंतर बिल्कुल मामूली सा लग रहा है। एक तरफ टीएमसी 130 से 155 सीटों के अनुमान के साथ थोड़ी सी बढ़त बनाती दिख रही है, तो वहीं बीजेपी 115 से 145 सीटों के साथ बेहद मजबूत पोजीशन में आकर खड़ी हो गई है। सच में मुकाबला इतना टाइट है कि कई एग्जिट पोल्स तो हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से भी इनकार नहीं कर पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बस कुछ सीटों का इधर उधर होना और पूरी की पूरी सरकार बदल सकती है। और जब मुकाबला इतना क्लोज हो तो वामपंथ और कांग्रेस गठबंधन का रोल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, माना कि ये गठबंधन ओवरऑल उतना मजबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अहम इलाकों में इनकी पकड़ अभी भी काफी गहरी है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस गठबंधन ने विपक्ष के वोटों में सेंध लगा दी तो ये एक बहुत बड़े स्पॉइलर का काम कर सकता है। और अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो इस तरह के वोट बंटवारे का सबसे बड़ा फायदा आमतौर पर टीएमसी की ही झोली में जाता रहा है। चलिए अब अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर आते हैं, ग्राउंड रियलिटी और वो कौन से निर्णायक फैक्टर्स हैं जो उन सारे आंकड़ों को असल में ड्राइव कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव का बैलेंस दरअसल दोनों पार्टियों की अपनी अपनी कोर स्ट्रेंथ्स पर टिका है। टीएमसी पूरी तरह से अपने सबसे मजबूत पिलर्स पर भरोसा कर रही है, जैसे महिला वोटर, उनका सॉलिड अल्पसंख्यक वोट बैंक, ममता बनर्जी की अपनी व्यक्तिगत अपील और उनका गांव-गांव तक फैला जमीनी संगठन। इसके बिल्कुल सामने बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत एक अलग रणनीति पर झोंकी है। हाईपोलराइजेशन, उत्तर बंगाल और शहरी इलाकों का मजबूत सपोर्ट, एक आक्रामक एंटी इनकम्बेंसी नैरेटिव और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का एक बेहद जोरदार प्रचार अभियान। इन्हीं ताकतों को आधार बनाकर दोनों ने ये ऐतिहासिक वोटिंग करवाई है। तो अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ निकालें तो ये साफ है कि टीएमसी अभी भी हल्की सी फेवरेट बनी हुई है, लेकिन 2021 के मुकाबले बीजेपी की ये चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी और सीरियस है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा चुनाव अब माइक्रोस्कोपिक मार्जिन यानी बस कुछ एक वोटों के अंतर पर आकर टिक गया है। काउंटिंग के दिन जो शुरुआती रुझान आएंगे ना, बस वही तय करेंगे कि सत्ता का ये ऊंट आखिर किस करवट बैठने वाला है। जैसे जैसे नतीजों का दिन करीब आ रहा है, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा है। क्या बंगाल की जनता ने एक ऐतिहासिक चौथे कार्यकाल पर अपनी मोहर लगा दी है, या फिर हम एक ऐसी एकदम नई सरकार बनते हुए देखने वाले हैं जिसका इस राज्य के इतिहास में कोई उदाहरण ही नहीं है। आंकड़े अपनी कहानी कह चुके हैं, अब बस इंतजार है उस फाइनल